गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और एक दूसरे को मदद भी कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए एक नया ऑडियो कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ जो मुख्यतः सोशियोलॉजिकल थियोरी ऑफ क्राइम से संबंधित है। यह ऑडियो कंटेंट दो भागों में मैं रखूँगा आपके सामने, जिसका पहला भाग मैं आज रख रहा हूँ। मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ये सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम अपने पूर्ववर्ती सभी सिद्धांतों की आलोचना पर आधारित है। हमने इससे पहले आपको क्लासिकल थियरी ऑफ क्राइम, नियो क्लासिकल थियरी ऑफ क्राइम, टाइपोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम और उसके ब्रांचेस सब आपको हमने बताया है। ये एक नई विचारधारा को सामने रखता है और ख़ास तौर पर इस बात पर बल देता है कि अपराधी न तो जन्मजात होते हैं, ना ही विकृत मानसिकता के होते हैं, बल्कि वास्तव में अपराध और अपराधी सामाजिक दशाओं की उपज है। और किसी भी समाज में अपराध की दर का कम या अधिक होना वहाँ की सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाएं, व्यक्तियों की आकांक्षा, परिस्थिति भूमिका संतुलन, जिसको स्टेटस रोल कहते हैं, परिस्थिति भूमिका संतुलन की दशा इत्यादि के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस सोशियोलॉजिकल थियरी में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वह नाम है क्लिफोर्ड सॉ। स्पेलिंग आप देख लें, CLIFFORD, क्लिफोर्ड सॉ, SHAW, एंड हेनरी मैके, HENRYMCKAY। इनकी किताब है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का टाइटल है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड अर्बन एरिया। और इस पुस्तक में इन्होंने अपराध का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे इकोलॉजिकल थियरी कहा जाता है, पारिस्थितिक सिद्धांत कहा जाता है। इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल थियरी अर्थात पारिस्थितिक सिद्धांत कहा जाता है। इनकी मान्यता है कि अपराध की दर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल अलग होती है, असमान होती है। इनके अनुसार अपराधी क्षेत्र एक खास इलाका है जिसमें अपराध की दर सबसे अधिक होती है। और इन्होंने पहचान की है, अपराधी क्षेत्र की पहचान की है, उसकी इकोलॉजी की पहचान की है, और जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि उस स्थान की भौतिक बनावट कमज़ोर होती है, वहाँ संकीर्णता पाई जाती है, वहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है, आर्थिक असुरक्षा का माहौल रहता है, परंतु वहाँ का किराया भी सस्ता होता है, जीवन स्तर निम्न होता है, और सांस्कृतिक रूप से वह स्थान, वह एरिया विषम रूप या हेट्रोजेनस होता है। ये सारी विशेषताओं के आधार पर उन्होंने जो उच्च अपराधी क्षेत्रों की पहचान की थी, और इस आधार पर उन्होंने एक सामान्यीकरण प्रस्तुत किया था कि शहर के बाहरी आवासीय इलाकों की तुलना में शहर का जो बीच का हिस्सा, जिसको केंद्रीय हिस्सा कहते हैं, जहां उद्योग और व्यापार इत्यादि अधिक मात्रा में होता है, वह अपराध के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील होता है। ये इनकी एक छोटी सी थियरी है। इस थियरी की भी आलोचना हुई है, और ख़ास तौर पर आलोचना इस बात से संबंधित है कि ये इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि पर्यावरणीय दशाएं जो हैं, खराब पर्यावरण या जो पुअर पर्यावरण है, वह कार्य के दौरान कैसे समस्याएं पैदा करता है। कार्य के दौरान
खास तरह की समस्याओं को क्यों पैदा करता है, कैसे पैदा करता है। यह पाया गया है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे पुअर इलाकों में निवास करते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी में कभी कोई अपराध नहीं करते हैं, बिल्कुल कानून के फॉलोअर बने रहते हैं। वस्तुतः यह क्षेत्र सस्ता होता है, इस कारण निर्धन एवं कमजोर लोगों का यहाँ केंद्रीकरण हो जाता है और निर्धनों और कमजोरों द्वारा कानून के उल्लंघन की अन्य कारणों से संभावनाएं अधिक होती है। वो स्थान पर रहने के कारण वो अपराध में अधिक संलिप्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ और कारण है जिसके कारण आर्थिक कारण या फिर और भी कारण हैं जिसके कारण वो अपराध करते हैं, जिसकी खास तौर पर इन्होंने इग्नोर किया है, उसकी पहचान को इग्नोर किया है और इकोलॉजिकल फैक्टर को ही जो है उन्होंने ज़्यादा महत्ता प्रदान की है। दूसरी इसकी एक और आलोचना है कि यह सिद्धांत सांख्यिकीय आंकड़ों के तुलनात्मक विवेचन पर आधारित है। सिर्फ स्टैटिस्टिक के आधार पर यह अपराध की व्याख्या करता है। यह स्टैटिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यह बताता है कि कहाँ की अपराध दर ज़्यादा है और कहाँ की कम है। अपराध के उत्पत्ति की यह व्याख्या नहीं करता। तो यह इस सिद्धांत की एक अच्छी खासी कमी है, क्योंकि अपराध की उत्पत्ति की व्याख्या यह नहीं करता है। यह सिर्फ अपराध के कम और अधिक दर, स्थान विशेष के दर को समझाता है। इसके साथ साथ यह सिद्धांत जो है वह अन्य कारकों जैसे मनोवैज्ञानिक कारक और जैविक कारकों की भी उपेक्षा करता है। ये समस्त इस सिद्धांत की कमियां हैं। इस समाजशास्त्रीय जो संप्रदाय है उसमें सबसे बड़ा और जो योगदान है, बहुत सारे विद्वान इसमें आए हैं, लेकिन जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह अमेरिकी समाजशास्त्री सदरलैंड का है। सदरलैंड का नाम हमने पहले भी लिया है आपको, और उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने अपराध के संबंध में विभिन्न संपर्क सिद्धांत, जिसको कहा जाता है थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, को रखा था, प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत की जो मूल मान्यता है वह यह है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार जो अंतःक्रिया या संपर्क के आधार पर सीखा जाता है। यह व्यवहार यद्यपि किसी भी समूह में व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर सीखने की प्रक्रिया जो है वह प्राथमिक समूहों में होती है, और यहीं से एक व्यक्ति कानूनों के पालन करने की तुलना में कानूनों को तोड़ने के संबंध में अधिक मजबूत तर्क प्राप्त करता है, और इस कारण से वह कानून तोड़ कर विचलनकारी बन जाता है। ये इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यता है। आगे हम सदरलैंड के सिद्धांत की व्याख्या में पाते हैं कि इन्होंने अपराध से संबंधित दो व्याख्याएं मूलतः प्रस्तुत की। पहली व्याख्या को परिस्थितिगत व्याख्या कहा जाता है, सिचुएशनल, और दूसरी व्याख्या को वंशानुगत या ऐतिहासिक व्याख्या कहा जाता है, जेनेटिक एक्सप्लेनेशन। जो पहली व्याख्या है जिसको सिचुएशनल व्याख्या कहा जाता है, यह इस बात पर बल देती है कि उस परिस्थिति के आधार पर जो अपराध के समय उपलब्ध थी, अपराध की व्याख्या होनी चाहिए। अर्थात परिस्थितियों पर यह बल देती है, कैसी परिस्थितियां थी जिसके कारण एक व्यक्ति अपराध करता है। लेकिन दूसरी व्याख्या जो है वह अपराध को अपराधी के जीवन अनुभव के आधार पर समझाने का प्रयास करती है, और सदरलैंड ने खास तौर पर इस दूसरी व्याख्या को ही ज़्यादा महत्ता प्रदान की है, और इसके ही आधार पर अपराध के उत्पत्ति और विकास को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने एक उदाहरण से
इस सिचुएशनल व्याख्या और वंशानुगत एवं ऐतिहासिक व्याख्या की विवेचना की है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक भूखा लड़का दुकानदार को अनुपस्थित पाकर रोटी चुरा लेता है। सदरलैंड ने इस घटना को समझाते हुए कहा कि वह लड़का मात्र भूखा होने और दुकानदार के अनुपस्थित होने के सिचुएशन में रोटी नहीं चुराई, बल्कि वह जीवन के अनुभवों में वह पहले ही सीख चुका था कि चोरी करके भी भूख मिटाई जा सकती है। अर्थात सिचुएशन कम महत्वपूर्ण है और जीवन के अनुभव जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है। सदरलैंड का जो इम्पोर्टेंट मान्यता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे अनुभवों और सामाजिक प्रभावों का सामना करता रहता है। वह बहुत सारे अपराधी नेचर के व्यक्तियों के संपर्क में भी आता रहता है और इसी प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया है विभिन्न संपर्क। इन्होंने कहा है कि विभिन्न संपर्क डिफरेंशियल एसोसिएशन की 4 इंपॉर्टेंट दशाएं होती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपराध करना सीखता है, या इन 4 परिस्थितियों के आधार पर यह तय होता है कि वह व्यक्ति अपराध करना कितना सीखेगा या नहीं सीखेगा। इसमें 4 परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति है जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में प्रायोरिटी, हिंदी में संपर्कों में प्राथमिकता का बोध। इसका मतलब होता है कि अगर विभिन्न संपर्क हो रहा है, संपर्क के दौरान व्यक्ति किसे प्राथमिकता देता है। 2 तरह के लोग से मिलता है, एक जो कानून को के पक्ष में होते हैं और दूसरा जो कानून के विपक्ष में तर्क देते हैं। तो संपर्क के दौरान व्यक्ति किसे प्राथमिकता देता है, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं या फिर कानून का अनुपालन करने वाले लोग हैं। ये इम्पॉर्टेंट परिस्थिति है जो उसको इस बात के लिए तैयार करती है कि वह कानून तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। दूसरा जो है वह फ्रीक्वेंसी है, अर्थात संपर्कों की पुनरावृत्ति। यह इस बात को स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति की एक अपराधी से संपर्क में आने की बारंबारता कितनी है, वह कितना बार मिलता है उस व्यक्ति से। निश्चित तौर पर यह कहना चाहता है कि अगर बारंबारता उच्च है, वह बार बार अपराधी व्यक्ति से मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसमें अपराधी होने की संभावना बढ़ेगी। तीसरी जो परिस्थिति है उसको ड्यूरेशन कहा जाता है, अर्थात संपर्कों की अवधि। अर्थात ये कहना चाहता है कि अगर मिलता है, बार बार भी मिलता है, लेकिन कितना देर के लिए मिलता है, उनके बीच कितने देर का संपर्क होता है। अगर वो लंबे समय तक संपर्क में आते हैं तो वो इन्फेक्टेड होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना पेशेंट के साथ अगर नाम मात्र का अगर आपका टच होता है तो शायद इन्फेक्टेड आप ना हो, लेकिन अगर लंबे समय तक इन्फेक्टेड होंगे, उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये कहता है कि अपराधी व्यक्तियों के साथ अगर व्यक्ति देर तक अपना संपर्क बना करके रखता है, बार बार संपर्क बनाता है, तो उनके जो है संक्रमित होने की, अपराधी बन जाने की ज़्यादा संभावना होती है। और चौथा है इंटेंसिटी, अर्थात संपर्कों में तीव्रता। वे कितनी तीव्रता के साथ या उत्साह के साथ संपर्क में आते हैं। हम देखते हैं अक्सर अपने जीवन में कि हम मिलते हैं बहुत सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन कुछ के साथ कैजुअल मिलते हैं, लेकिन कुछ के साथ जब हम मिलते हैं तो हमको ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है, लगता है कोई अपना मिला। और हम निश्चित तौर पर जिसके साथ खुशी का अनुभव करते हैं उसके विचारधारा से हम लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर अपराधियों के साथ मिलने से एक व्यक्ति ज़्यादा खुशी महसूस करता है, उसके मीटिंग में वो ज़्यादा खुश और उत्साह का अनुभव करता है, तो निश्चित तौर पर उस अपराधी का उसके व्यक्तित्व पर जबरदस्त असर आता है। तो इसी 4 परिस्थितियों
संपर्क की 4 परिस्थितियों को सदरलैंड ने बताया, और ये 4 परिस्थितियां ही डिटरमाइन करती है कि एक व्यक्ति जो है वह कब, कितना और किस इंटेंसिटी का अपराधी बनेगा। अब सदरलैंड के जो सिद्धांत हैं उसको हम कुछ बिंदुओं में, उसके निष्कर्ष को हम लोग कुछ बिंदुओं में दर्शा सकते हैं। पहला जो बिंदु है वह है कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। आप याद रखेंगे, बिल्कुल सरल है, अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। ये अन्य किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं कि वंश से आता है, वंशानुक्रमण से आता है, जीन से आता है। ये सारी बातें इनकी नज़र में बेमानी है। यह सीधा स्टेट कहते हैं कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। दूसरा ये कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जो है वह विभिन्न सामाजिक संपर्कों के आधार पर होती है। अर्थात जो कुछ भी व्यक्ति सीखता है वह सामाजिक संपर्कों के आधार पर ही सीखता है। तीसरा जो है वह यह कि सीखने की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही ज्यादातर होती है। इस प्रक्रिया, चौथा बिंदु है कि इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपराध की तकनीक, प्रेरक और मनोवृत्ति को विकसित करता है ताकि कानून की स्वीकृत और तिरस्कृत परिभाषाओं को समझकर प्रतिक्रिया दे सके। हम अपने जिंदगी में पाते हैं कि हम लोगों को कानून तोड़ने वाले अपना अलग लॉजिक देते हैं और कानून का पालन करने वाले अपना अलग लॉजिक देते हैं। हम एक पर्सनल उदाहरण से आपको समझाते हैं। हम लोग कभी कभी क्लास में देखते हैं कि कुछ बच्चे पीछे बैठ करके और दूसरे बच्चे को जो क्लास को ठीक से सुन रहे होते हैं उनको कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। तो वो पहला वाला अगर कहता है कि बाहर क्यों जाएं, क्लास चल रहा, तो वो कई तरह का तर्क देता है। बोला बहुत बोरिंग लेक्चर है, कभी कहेगा अरे सब तो किताब में मिलता है, कभी कहेगा कि अरे इसका बहुत अच्छा नोट्स मेरे पास, हम दे देंगे तुमको। तो क्लास छोड़ करके जाना कानून तोड़ना है। तो वह व्यक्ति, वह बच्चा जो है वह कानून तोड़ने से संबंधित जो एक नेगेटिव रीजनिंग है, अगर उस पर हावी होता है, अगर उससे वो प्रभावित होता है, तो वह उसके साथ उठ के क्लास छोड़ के चला जाएगा और अपराधी बनेगा। लेकिन अगर वहीं उसका दूसरा दोस्त है, वह उसको मना करता है कि नहीं, क्लास करना जरूरी होता है, क्लास में कुछ अलग बताया जाता है और किस्मत वालों को क्लास नसीब होता है, ऐसे पॉजिटिव तर्क अगर उनको मिलता है तो वो उसमें तुलना करता है कि हमको नेगेटिव तर्क के साथ जाना है या पॉजिटिव तर्क के साथ जाना है, और फिर जिसका भी प्रबल प्रभाव रहता है उसके हिसाब से वह व्यवहार करता है। पांचवा है कि अपराधी व्यवहार उन्हीं तरीकों से सीखा जाता है जिस तरीके से सामान्य व्यवहार को व्यक्ति सीखता है। ये खास तौर पर कहते हैं कि अपराधी व्यवहार सीखने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। जिस फॉर्मूला से आदमी पॉजिटिव व्यवहार, समाज स्वीकृत व्यवहार, प्रथा, परंपरा, मूल्य वगैरह वगैरह को सीखता है, उन्हीं तरीकों से व्यक्ति आपराधिक व्यवहार को भी सीखता है। इसके लिए कहीं से कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है। परिवार जिस तरीके से, जिस फॉर्मूले से बच्चे को सच बोलना सिखाता है, सामान्यतः परिवार उसी तरीके से बच्चे को झूठ बोलना भी सिखाता है। और अगले बिंदु में जो है सदरलैंड कहते हैं कि विभिन्न संपर्कों की अवधि, तीव्रता, प्राथमिकता, पुनरावृत्ति, जैसा कि हमने बताया कि जो चारों सिचुएशंस हैं, अवधि, तीव्रता, प्राथमिकता और पुनरावृत्ति, ये अलग अलग हो सकती है, जो अपराधी व्यवहार को सीखने को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता ला सकती है। अब हम आते हैं इस सिद्धांत की मूल आलोचनाओं पर।
इसके एक बड़े आलोचक हैं पॉल टैपन। ये 1947 में इसकी आलोचना किए हैं और इन्होंने खास तौर पर कहा है कि सदरलैंड जो हैं अपने सिद्धांत में बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को पूरी तरह से उपेक्षित रखें। इनका कहना है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी जो है, वह हेरिडिटी, आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों का अनोखा मिश्रण है। एक व्यक्ति जो कुछ भी जीवन में सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, वह सब कुछ हिस्सा उसका आनुवंशिकी से आता है और कुछ हिस्सा वह आसपास के पर्यावरण से सीखता है। और यही कारण है कि एक ही माँ बाप के कई बच्चे एक ही पर्यावरण में पलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी चूंकि आनुवंशिकी में अंतर होता है, इसलिए वो अलग अलग पर्सनैलिटी को होल्ड करते हैं। और इसी व्यक्तित्व के कारण उनके सीखने की क्षमता, उनके सीखने की इच्छा, उनके सीखने की प्राथमिकता अलग अलग होती है। इस कारण से ये आलोचना के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने इस महत्वपूर्ण हिस्से को इग्नोर किया। एक दूसरे आलोचक हैं, उनका नाम है जेफरी, JEFFERY, जेफरी। इन्होंने 1978 में आलोचना करते हुए कहा कि सदरलैंड का सिद्धांत अपराध के उद्गम या उत्पत्ति की तो बात करता ही नहीं है, यह बात करता है प्रसार की। हम एक अपराधी के संपर्क में आते हैं, अपराधी बन जाते हैं। वो कहाँ, वो किसी और के संपर्क में आया, वो अपराधी बन गया। तो संपर्क जो है वह अपराध के प्रसार की बात करता है, अपराध के उत्पत्ति या उद्गम की व्याख्या नहीं करता। जबकि वास्तविकता यह है कि व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया जब बहुत कम थी, नहीं थी व्यक्ति, तब भी अपराध का अस्तित्व था। तो इसलिए यह कहना इनका है कि इनका यह सिद्धांत वास्तव में अपराध के प्रसार का सिद्धांत है, अपराध की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। एक अन्य आलोचक हैं, उनका नाम है मेबल इलियट, MEBELELLIOT। ये 1952 में ये आलोचना करते हुए इन्होंने कहा है कि सदरलैंड का यह सिद्धांत सिर्फ व्यवस्थित अपराध की व्याख्या करता है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसी की सिर्फ व्याख्या करता है। जबकि बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जो सिचुएशनल या एक्सीडेंटल होता है। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं या कुछ ऐसा दशा उत्पन्न हो जाता है, कुछ ऐसे सडन फैक्टर्स एक व्यक्ति के साथ आ जाते हैं कि वह अपराध करना नहीं चाहता था या कभी किया नहीं है, लेकिन उसके हाथ से अपराध हो जाता है। तो वास्तव में इनका सिद्धांत इस जो परिस्थिति संबंधी या सडन अपराध की व्याख्या को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। एक अन्य आलोचक हैं, इनका नाम है ग्लुक, GLUECK। ये 1951 में इन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि विभिन्न संपर्क के आधार पर व्यक्ति अपराध करना नहीं सीखता, वरन स्वयं भी परोक्ष कारकों के प्रभाव से इसे सीख लेता है। इनका कहना है कि सिर्फ अपराध करना संपर्कों के आधार पर ही नहीं सीखता है, बल्कि व्यक्ति खुद ब खुद अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से, अपने दिमाग से भी कुछ अपराध करना सीखता है। और इसका उदाहरण वो देते हैं कि नकल करके भी अपराध व्यक्ति सीखता है। जैसे कि अपराधी से संबंधित जो जासूसी उपन्यास है या फिर कुछ ऐसे क्राइम सीरियल्स होते हैं, सिनेमा होते हैं, इनको देख करके भी व्यक्ति अपराध करना सीखता है। बहुत सारे अपराधियों पर जब अध्ययन किया गया है तो पाया गया है कि उसमें से कई ने सिनेमा से, सीरियल से और पुस्तकों से, कई क्राइम रिलेटेड पुस्तकों से
अपराध की तकनीकों को सीखा और वो ये मानकर चलते हैं कि इन तकनीकों के माध्यम से अगर हम अपराध करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, और इस कारण से इस गलतफहमी में वो इसको करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सब कुछ इनकी आलोचनाएं हैं, और इन आलोचनाओं के बावजूद भी सदरलैंड का ये सिद्धांत पहला व्यवस्थित और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो वास्तविकता की धरातल पर अपराध को एक्सप्लेन करने में समर्थ है। हम एक अन्य सिद्धांत जो कि मर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसकी चर्चा हम सोशियोलॉजिकल थियरी के एक दूसरे ऑडियो कंटेंट में आपके सामने रखेंगे। आप लोग पहले से किताब में देख करके रखें। मर्टन का ये सिद्धांत बताएंगे। ये सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब कुछ ही दिन के अंदर असाइनमेंट लिखने के लिए मिलेगा। कुछ पेपर में मिल चुका है, और जिस पेपर में नहीं मिला है वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप में मिलेगा, और आपको ये सारे जो ऑडियो कंटेंट हैं वो असाइनमेंट लिखने में भी मददगार साबित होंगे। तब तक के लिए बाय।